हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है, हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्लास को स्टार्ट किए हैं। एमपीपीएससी प्री 2025 के इम्पोर्टेंट दृष्टि को देखते हुए हमने ये क्लास को स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत आप सभी लोगों को अपने तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल आप लोगों के साथ है। आप निस्फिक्र होकर इस चैनल से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित अध्ययन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो में मध्य प्रदेश इतिहास को कवर किया है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखिए। आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाते हैं और वैदिक सभ्यता, ये दोनों सभ्यता हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत यानी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, जब हम भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तब। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का काल कहाँ से प्रारंभ होता है, इन्हें हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और उस मध्य प्रदेश के इतिहास का हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच किएगा करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो चलिए हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का काल कब से प्रारंभ हुआ है। तो वैदिक सभ्यता का आरंभ माना जाता है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल से। तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में, जब हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आर्य संस्कृत उत्तर तक सीमित हो गए थे। हमारे भारत में तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1500 से 1000 ईस्वी तक हमारे मध्य प्रदेश में आर्य यहाँ पर आ जाते हैं और उत्तरी सीमा तक प्रवेश कर जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश का। तो उत्तर वैदिक काल जो कि यह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल या विंध्याचल पर्वत को पार करके मध्य प्रदेश में कदम रखते हैं। आर्य जो है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व विंध्याचल को पार करके कदम रखते हैं और यहाँ पर मनु के 10 पुत्रों में से एक ने करुष वंश की स्थापना यानी बघेल खंड में करते हैं। मनु के 10 पुत्रों में से एक ने करुष वंश की स्थापना करती हैं और वह करुष वंश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बघेल खंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंद्रवंश यानी मनु के पुत्र इला का विवाह सोम से हुआ और वही करुष वंश में उसी मनु के पुत्री जो कि चंद्रवंश की मनु के पुत्र इला का विवाह सोम से हो जाता है और इस वंश की स्थापना होती है, चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार सोम वंश। एक बार फिर कहानी को बेसिक दृष्टि से समझिए कि मनु के 10 पुत्रों में से एक ने करुष वंश की स्थापना करते हैं और वह करुष वंश बघेल खंड में है। इस प्रकार बघेल खंड में है। अब मनु जो है यह चंद्रवंश से संबंधित है। चंद्रवंश यानी मनु के पुत्र इला का विवाह सोम से हुआ। जब मनु के पुत्र इला का विवाह सोम से होता है और उसी ने इस वंश की स्थापना करती है, तो यह भी वंश हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सोम वंश या बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड ये करीब जो कि उत्तर पूर्वी इलाके में हैं। हम देखते हैं अब यादव वंश। यादव वंश मुख्यतः या बेतवा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है।
अब हमारा अगला इतिहास आ जाता है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जो कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के नाम से स्थापना होती है, जिसका शासन दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ में होता है। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के नाम पर नाम की स्थापना हुई है, जिसका शासन दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के प्रतापी राजा मांधाता इन्हीं के नाम पर मांधाता नगरी ओमकारेश्वर यानी मांधाता को बसाई जाती है। मनु के पुत्र जो है इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करते हैं और उनका शासन माना जाता है दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ के इलाके में, और उसी समय के प्रतापी राजा माने जाते हैं मांधाता। इन्होंने ही अपने नाम पर ही मांधाता नगरी ओमकारेश्वर शहर में बसाते हैं। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का आपने इतिहास को समझा। अब हम देखते हैं महाकाव्य काल के अंतर्गत। महाकाव्य काल में जो कि यहाँ पर भी यदुवंशी नरेश मधु जो कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के समकालीन थे। दशरथ जी जो कि यह भगवान श्री राम के पिता थे, जिन्होंने यदुवंशी नरेश मधु अयोध्या के राजा जो हैं दशरथ जी के समकालीन माने जाते हैं। इस महाकाव्य काल के अंतर्गत यहाँ से जानकारी मिलती है। तो भगवान राम ने अपने वनवास के कुछ क्षण दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ में बिताए थे। महाभारत में ही महिष्मति, उज्जैन, कुंतलपुर व विराटपुरी जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताए गए हैं। जिस समय भगवान राम वनवास के क्षण बिता रहे थे, वही समय महाभारत के अंतर्गत महिष्मति, उज्जैन, कुंतलपुर व विराटपुरी को मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताया जाता है। यहाँ पर देखें तो चाहे ऐतिहासिक नगर हो, राजनीतिक नगर हो, आर्थिक नगर हो, इन सभी की दृष्टि से प्रमुखता पाई जाती है। इसी कारण इसे हम प्रमुख नगर की संख्या में गिनती करते हैं। महिष्मति के अंतर्गत नील आ जाते हैं। नील, अवंती, बिंद है, अनुबिंद और निषाद, और सुलभों ने कौरवों का समर्थन किया करते हैं। और पांडवों के समर्थन कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश के चेदी जनपद आ जाता है, चेदी के बाद करुष आ जाता है, इसके बाद दसाण जनपद। ये जो जनपद थे जो कि पांडवों के समर्थन थे। और वहीं हम कौरवों के समर्थन को देखें तो उनके समर्थन वाले हैं नील है, अवंती है, बिंदु है, अनुबिंद, निषाद और सुलभुन। ये सारा कौरवों का समर्थन करते हैं। और वहीं हम पांडव का समर्थन देखते हैं कि चेदी जनपद आ जाता है, करुष है, दसाण, ये पांडव का समर्थन करते हैं। तो हमारे प्री की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस जनपद ने कौरवों का समर्थन किया है। ऑब्जेक्टिव में यदि आ सकते हैं तो आप लोगों को ये सभी पॉइंट को याद करना ही है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्राचीन जनपद की परिवर्तित नाम तथा नया जनपद। प्राचीन जनपद के नाम से वहाँ पर नए जनपद है, जिसे हम उस समय के जनपद को उस नाम से और उन्हीं का नाम परिवर्तित होकर आज हम वर्तमान नाम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि उज्जैन पहले उज्जैन नहीं था, उसका नाम अवंती या अवंतिका रखा गया था। प्राचीन काल में जब जनपद का इतिहास चल रहा था, उस समय महाकाल या काव्य काल के अंतर्गत जनपद या महाजनपदों का इतिहास चल रहा था। तो उस समय हम उज्जैन के नाम से नहीं जानते थे, उस समय हम अवंती यानी अवंतिका के नाम से जानते हैं। और आज जिसे हम ग्वालियर कहते हैं, उसे हम प्राचीन काल में ग्वालियर को हम बस्त के नाम से जानते हैं। खजुराहो को हम चेदी के नाम से जानते हैं। अनूप को निवाड़ या खंडवा के नाम से जाना जाता है। दसाड़ को विदिशा के नाम से, तुंडीकेर को दमोह के नाम से, नलपुर को नरबर या शिवपुरी के नाम से जानते हैं। अब हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमने आद्य इतिहास काल के अंतर्गत 2 पार्ट को कवर किया है, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हमें उसे नहीं डिस्कस किया इस क्लास में।
हम वैदिक काल को डिस्कस किया है। अब हम वैदिक काल के बाद हमारा सीधा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतिहास में कौन कौन सी घटना है उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से हमारे इतिहास में हमारे मध्य प्रदेश ने क्या अपने रोल प्ले किया है, हमारे मध्य प्रदेश में या फिर भारत की दृष्टि से कौन सा प्रदर्शन किया है हमारा मध्य प्रदेश। तो हम इतिहास में देखते हैं कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत या प्राचीन काल, जिसे हम महाजनपद काल 712 ईस्वी से प्रारंभ होती है प्राचीन महाजनपद काल, और यह मध्य काल का प्रारंभ माना जाता है 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। यही आधुनिक काल जो कि 1707 से लेकर अब तक में वर्तमान काल तक जारी है। तो एक एक स्टेप को हम समझते हुए चलेंगे। हमारा पहला स्टेप मान लेते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? प्राचीन काल, यहाँ से 600 ईसा पूर्व युग को हम भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा गया है। 600 ईस्वी पूर्व में भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा गया है, जिनकी अपनी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था थी। वहाँ पर अलग अलग शासन थी। महात्मा बुद्ध के समय से ही जनपद पूर्ण विकसित हुए हैं तथा भारत में 16 मुख्य जनपद एवं महाजनपद थे। इस जनपदों का इतिहास माना जाता है महात्मा बुद्ध के समय से प्रारंभ होती है महाजनपद। तो उस समय जो कि हमारे इंडिया में 16 मुख्य महाजनपद थे, इनका उल्लेख हम देख लेते हैं कि 16 महाजनपद किस उल्लेख में वर्णित है और कितने हैं। इनका उल्लेख माना जाता है अंगुत्तर निकाय में। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि 16 जनपदों का उल्लेख किसमें वर्णित है? तो आप यहाँ बताएंगे कि अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत 16 मुख्य महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इस अंगुत्तर निकाय महावस्तु जैन ग्रंथ या भागवती सूत्र में मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत हम अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से पहला हमारा जनपद है अंग है। अंग के मगध है, काशी है, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी जनपद है, बस्त और कुरु जनपद, पांचाल जनपद, मत्स्य जनपद, सूरसेन, अस्मक, अवंती और गंधार तथा कंबोज। इसमें से माना जाता है सबसे शक्तिशाली हमारे इंडिया में या फिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता है मगध महाजनपद को, जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र को कवर किया है। मगध महाजनपद ने अपनी उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर सैन्य व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा, क्योंकि वहाँ की चाहे प्राकृतिक स्थल को देखें या फिर स्थलीय स्थल या जलीय स्थल, दोनों की दृष्टि से एवं दुर्ग स्थल, इस सभी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती, क्योंकि वहाँ की स्थान ही ऐसा था कि हर एक क्षेत्र को सुरक्षित किला के रूप में वहाँ प्रसिद्ध था। चारों ओर से पहाड़ियाँ थीं, जल थीं। इस प्रकार वहाँ पर जो कि दूसरे इलाके के राजा इतना आसान पहुँचना मुश्किल था। इस कारण वहाँ पर सुरक्षित और बहुत ही सरल अनुभव प्रतीत हो रहा था वहाँ पर उन राजाओं को रुकने का। तो ये तो रहा मगध महाजनपद। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जनपद हैं? हमारे मध्य प्रदेश में जनपद हैं अवंती जनपद है और चेदी जनपद। ये दोनों ही जनपद हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
क्योंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो इन दोनों जनपद को इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि एक भी प्रश्न MPPSC प्री 2025 में छूटने ना पाए। तो इस कारण आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन हमारे MP इतिहास से नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे अवंती जनपद। तो अवंती जनपद का प्रारंभ माना जाता है बुद्ध काल। अवंती जनपद जो कि बुद्ध काल में अवंती जनपद शक्ति तथा विस्तार की दृष्टि से भारत का प्रबलतम और विशालतम जनपद था। बुद्ध काल में अवंती जनपद शक्ति विस्तार की दृष्टि से भारत का प्रबलतम और विशालतम जनपद माना जाता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख देखें तो इसका उल्लेख ऋग्वेद की एक ऋचा में अवंती शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद की एक ऋचा में अवंती शब्द का उल्लेख मिलता है। महिष्मति एक यदुवंशी हय शाखा के शासक कीर्तिवीरार्जुन के पुत्र अवंती ने अवंती राज्य की स्थापना की थी। तो आप क्या बताएंगे प्रीक में यदि पेपर में आ जाता है कि अवंती की स्थापना किसने की है, तो आप यहाँ बताएंगे कि हय शाखा के कीर्तिवीरार्जुन के पुत्र अवंती ने ही अपने नाम से अवंती राज्य की स्थापना की है। यहाँ पर फिर से समझिए कि महिष्मति की एक यदुवंशी हय शाखा के शासक कीर्तिवीरार्जुन के पुत्र अवंती ने अवंती राज्य की स्थापना की है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था हमने क्लियर किया है, तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखें। अवंती जनपद जो कि यह दो भागों में डिवाइड थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अवंती जनपद जो कि उत्तरी अवंती, इनकी राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मति है। इन दोनों के बीच एक नदी बहती है जिसे हम बेत्रावती यानी बेतवा नदी के नाम से जानते हैं। यह उज्जैनी की स्थापना राजा अच्युतगामी ने किया था। यहाँ पर एक पॉइंट और बन जाता है पेपर में कि उज्जैनी की स्थापना किस राजा ने किया था, तो यहाँ पर राजा जो है राजा अच्युतगामी ने किया है उज्जैनी की स्थापना। अब हमारा दूसरा जनपद आ जाता है चेदी जनपद। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है जिसे हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही और समृद्धतम शक्तिशाली जनपदों में से एक है। पहला जनपद हमने पढ़ा कि अवंती जनपद जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, वो जनपद है हमारे उज्जैनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वहीं हम देखें चेदी जनपद, इसकी राजधानी सुक्तमती जो कि यह केन नदी तट पर स्थित है। केन नदी तट पर स्थित है। महाभारत कालीन जो कि यह शिशुपाल चेदी का राजा था, जो कि श्री कृष्ण इनका वध करते हैं। इस समय राजा सुबाहु और राजा नल का समकालीन था। दमयंती ने यहाँ सुखपूर्वक निवास किया था। महाभारत काल में जब चेदी जनपद के अंतर्गत राजा शिशुपाल ने श्री कृष्ण के द्वारा मारा जाते हैं, उस समय सुबाहु और राजा नल इनके समकालीन माने जाते हैं। चेदी नरेश धृष्टकेतु ने पांडव का साथ दिया था। प्रदूत वंश जो कि यह हर्ष चरित ग्रंथ में अमत्य का नाम पुणक था या पुणिक था, वह अपने समकालीन समस्त राजाओं में प्रमुख था, इसीलिए उसे चंड कहा जाता है। प्रदूत वंश जो कि यह हर्ष चरित्र ग्रंथ में अमत्य का नाम पुणक या पुणिक था, वह अपने समकालीन समस्त राजाओं में प्रमुख था, इसीलिए उसे चंड कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध के अनुसार चंड जो कि प्रदूत का मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे।
चंड जब चंड पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं तब बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को उज्जैनी भेजकर उसका उपचार कराते हैं। इस समय प्रदूत वंश का अंतिम शासक माने जाते हैं नंदिवर्धन को। इस प्रकार मगध नरेश शिशुनाग ने इस राजवंश का अंत कर सूरसेन सहित अवंती राज्य को मगध में मिला लिया जाता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है कि किस राजा ने अवंती जनपद को मगध में मिला लेते हैं। तो वहाँ पर राजा हैं राजा शिशुनाग ने इस राजवंश का अंत कर देते हैं प्रदूत वंश को और सूर सहित अवंती राज्य को मगध महाजनपद में सम्मिलित कर लेते हैं। तो सम्मिलित करने वाले राजा हैं शिशुनाग। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नंद वंश की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।